हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदं नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है पथिक संदेश लेख पाठन अभियान के इस नए अंक में। आज हम लेख पाठन से पूर्व एक और विचार आपसे साझा करना चाहते हैं कि हमारा जो तिथि गणना है वो सर्वथा वैज्ञानिक रही है, परंतु अभी अंग्रेजी सिस्टम के हम इतने ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं कि इतना ज़्यादा हमारे प्रभावी हो चुका है कि हम सदैव उसी पर विचार करते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं। तो आज विचार आया कि मैं अपने जो भी हमारे ये ब्लॉग्स रहेंगे, पोस्ट रहेंगे, उनमें सबसे पहले आज की तिथि बोलूँगा, फिर हम लेख पाठन या अन्य कार्य करेंगे। तो आज से ये क्रम शुरू करेंगे। वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रमी संवत 2082 दिन शुक्रवार आप सभी के लिए मंगलमय हो। लौटते हैं अपने पथिक संदेश लेख पाठन अभियान पर। तो अभी पिछले माह का, क्योंकि ये पत्रिका इस बार इस माह पहुंची है, तो पिछले माह का जो ज्वलंत मुद्दा चला हुआ था वह था वक्फ बोर्ड अधिनियम। उस अधिनियम पर पथिक से संदेश पत्रिका ने अपने विचार साझा किए हैं। उनके विचार सभी तक पहुँचे हैं, इसके लिए आज उस लेख को हम पढ़ेंगे। पथिक संदेश अपने राष्ट्र रंग इस स्तंभ पर लिखते हैं, वक्फ संशोधन अधिनियम धर्मनिरपेक्षता से वास्तविक धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ा भारत। आगे लिखते हैं, इस देश में किसी गरीब किसान की ज़मीन, किसी शिक्षक का स्कूल या किसी बूढ़ी माँ की झोपड़ी अगर एक संस्था की मनमानी से छीन ली जाए तो ऐसे में संविधान सिर्फ किताब तक रह सकता है। उदाहरण के लिए सौराष्ट्र के किसी गांव में कोई व्यक्ति अपने जीवन भर की पूंजी और आने वाली पीढ़ियों के सपने साकार करने के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलता है। गांव के बच्चे जो शहर तक नहीं पहुंच सकते उस स्कूल में पढ़ते सपने बुनते हैं। लेकिन एक दिन एक कागज आता है, आपकी ज़मीन अब वक्फ संपत्ति है। क्यों? क्योंकि 70 साल पुराने किसी दस्तावेज में दर्ज है कि वहाँ कोई एक टीन की मस्जिद थी जिसका आज न कोई साक्ष्य है न कोई अवशेष है। वह व्यक्ति न्यायालय में गुहार लगाता है, लड़ते थकते अंततः वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है, का फैसला अंतिम मान लिया जाता है। अदालत है क्योंकि सुन नहीं सकती थी, उनके कार्यक्षेत्र से ही बाहर था। दुखद ये है कि उसे न्याय नहीं मिला। मिलता भी कैसे? वो तो डिजाइन ही वैसे किया गया था कि उसे न्याय न मिले। ज़मीन की लड़ाई है, वो कानून ही ऐसा बना दिया गया था कि ज़मीन की लड़ाई आप हारेंगे ही हारेंगे। वो हार गए। विद्यालय चला रहे हैं, पुराना कभी पिछले का कोई साक्ष्य है नहीं, उसके उपरांत भी वो न्यायालय में जा नहीं सकते थे क्योंकि ट्रिब्यूनल बना हुआ है। ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको न्याय न मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पर जितने भी वहाँ पर बात करने वाले होंगे वो उसी आस्था के वाले होंगे जो कहेंगे कि अच्छा मस्जिद है तो हम कुछ ज़्यादा सुन ही नहीं सकते। वो फिर न्याय की चर्चा नहीं हो सकती, फिर वो आस्था की चर्चा हो जाएगी। इसलिए वो सारे जो आस्था, एक ही आस्था के वहाँ पर अधिकारी, सरकारी अधिकारी रहेंगे और जो आपको न्याय नहीं देंगे, यह सुनिश्चित किया गया उस पुराने कानून में। न्याय नहीं मिला। यह सिर्फ एक उदाहरण है। दिल्ली में पुरानी हवेलियाँ, भोपाल में सरकारी भवन, उत्तर प्रदेश के गांवों के खेत, दक्षिण भारत में पूरे के पूरे गांव और मंदिर संपत्तियाँ वक्फ के दावों में जकड़ी हुई हैं।
संपत्ति का अधिकार जो संविधान ने हर नागरिक को दिया है वहाँ खामोश है। यह पंथ निरपेक्षता है या बेजा अधिकारों को पोसती शर्मनिरपेक्षता। कल्पना कीजिए यदि किसी राज्य में मंदिर बोर्ड को यह अधिकार मिल जाए कि वह किसी भी संपत्ति को देवस्थान घोषित करके बिना किसी प्रक्रिया के अधिग्रहित कर ले तब भी मीडिया चुप रहेगा? क्या अदालतें आंखें मूंद लेंगी? नहीं। लेकिन जब यही काम वक्फ बोर्ड करता है तो हम उसे अल्पसंख्यक अधिकार कहकर चुप रह जाते हैं। क्यों? आपको याद है एर्नाकुलम के एक कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के लिए एक अलग प्रार्थना, कोझिकोड में मुस्लिम छात्राओं के लिए अलग ड्रेस कोड लागू करने की कोशिश की गई। क्या यह समावेशन है या अलग पहचान की दीवारें खड़ी करने का खतरा और षड्यंत्र? ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि संविधान की भावना के अनुरूप कदम बढ़ाना चाहिए कि नहीं। इसलिए समझिए वक्फ बोर्ड विधेयक क्यों जरूरी है। यह विधेयक कहता है अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले न्यायिक जांच अनिवार्य है। न्यायिक जांच होगी तो मतलब न्याय का कोई पक्ष रखने वाली बात होगी, न्याय वाली बात होगी। जो संविधान की किताब में कुछ लिखा होगा वैसी बात होगी। पहला, इस बहुत निंदनीय बात है, शर्म की बात है कि न्याय के लिए न्याय की बात ही न कर सके ऐसा कानून बना दिया। अब पहला कानून कहाँ पर उसको उस बिंदु की पुनर्स्थापना हुई कि भाई न्याय चाहिए तो न्यायिक प्रक्रिया तो हो। न्यायिक प्रक्रिया होती तो न्याय का के लिए कोई बनी है, पुस्तक बनी है, संविधान बना है, उसका वो आधार भी तो बने। जब नया कानून अभी आया है तो उसमें पहला यही है कि न्यायिक प्रक्रिया बंद नहीं किया गया। जो जिसका यदि अधिकार है तो वो उस अधिकार को प्राप्त कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वक्फ जिसके जिस उद्देश्य से बनी है वो उद्देश्य पूर्ति में कोई बाधा नहीं है, परंतु वो नैतिक तो हो, न्याय प्रक्रिया से संबंधित तो हो। तो पहला काम न्यायिक जांच करने के बाद वो वक्फ होगी। हर व्यक्ति को वक्फ के किसी भी निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार मिलेगा। अभी तक क्या था कि आप न्यायालय में तो जा ही नहीं सकते थे। न्यायालय में क्या न्याय की किताब खुलेगी, उसके अनुसार बात होगी, साक्ष्यों की बात होगी, नहीं। तो अब ये दूसरा बिंदु इसमें आया कि भाई हाँ न्याय की बात रहेगी। अगर कहीं अन्याय हुआ है तो उस अन्याय का प्रतिपादन कैसे होगा, तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा, वो है कि उसमें आप न्यायालय में जा सकोगे। वक्फ बोर्ड अब जवाबदेह और पारदर्शी होगा। वक्फ बोर्ड क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, किसी को नहीं, परंतु अब उसकी जवाबदेही भी होगी क्योंकि उसमें काम करने वाले सब सरकारी कर्मचारी हैं। वक्फ बोर्ड में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, तो उनकी जवाबदेही भी होगी, अभी तक नहीं थी। पारदर्शिता भी उनको दिखानी पड़ेगी। उसका धन, उसका प्रबंधन, उसकी गतिविधियाँ यहाँ सब निगरानी में आएगा। सब कुछ जब सार्वजनिक है तो उसका सार्वजनिक जो है दिखना भी चाहिए, गुप्त क्यों रखा जाए। वक्फ ट्रिब्यूनल अब अंतिम प्राधिकारी नहीं होगा। उच्च न्यायालय में अपील संभव होगी। उच्च न्यायालय में भी लगता है कि नहीं मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो उच्चतम न्यायालय भी है, वहाँ पर भी। वक्फ बोर्डों को सार्वजनिक संस्थाओं की तरह जवाबदेह बनाया जाएगा। इसकी नियमित ऑडिट, सार्वजनिक रिपोर्टिंग और जांच
हो सकेगी। अभी तक ये सारे जो न्याय के मूलभूत बिंदु हैं, ये सारे मूलभूत बिंदु ही समाप्त थे, नहीं थे। इसके लिए कोई इतना आंदोलन करने की आवश्यकता होती थी? संभव है, परंतु करना पड़ा कि जो मूलभूत न्याय की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ही हटा दी गई थी, इसलिए उनको लाना पड़ा वापस। कुछ नया नहीं है। मानना चाहिए कि संवैधानिक समरसता की ओर यह एक साहसिक कदम है। बड़ा विस्मय की बात है, आश्चर्य की बात है कि इसको भी हम साहसिक कदम कह रहे हैं, कि न्याय की मूलभूत व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित करना साहसिक कदम, और वास्तव में है। ये बड़ी दृढ़ इच्छा का कार्य है जो इस सरकार ने दिखाया है, परंतु क्या ये इतना होना चाहिए था? एक जिसकी हम कहते हैं लोकतांत्रिक देश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन व्यवस्थाओं में न्याय के मूलभूत बिंदु ही समाप्त हैं, और उनको पुनर्स्थापित करने के लिए साहसिक कदम, ये हमारी स्थिति हो गई थी। यह विधेयक एक समुदाय को राष्ट्र से जोड़ने का प्रयास है, भय या विशेषाधिकार के माध्यम से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, समान अधिकार और उत्तरदायित्व के आधार पर। क्योंकि एक विभ्रांति फैलाई जा रही है कि ये किसी विशेष समुदाय को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। ऐसा नहीं है। इसमें केवल इतना है कि जो असंवैधानिक उसमें प्रावधान थे कि न्याय की मूलभूत व्यवस्थाएं उसमें उनको समाप्त कर दिया गया था, उनकी पुनर्स्थापना है। बाकी सब कुछ जो न्याय, जैसे आप किसी भी अन्याय के विरुद्ध आप न्यायालय में जाके न्याय प्राप्त करने की कम से कम आशा तो रख सकते हैं। न्यायालय में क्या होगा नहीं होगा ये तो बड़ी बात है, परंतु यहाँ पर तो वो भी नहीं था। कितनी विस्मयकारी बात है। और उसको भी विभ्रांति इस तरीके से फैलाई जा रही है कि किसी समुदाय या किसी मान्यता विशेष के लोगों के लिए के विरुद्ध ये है, परंतु वास्तविकता ये है कि जो गलतियाँ पिछले कानून में की गई थी, उनको बस न्याय की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने वाली कुछ चीज़ों को पुनर्स्थापित किया, इतना भर कार्य किया है, और उसको गलत प्रस्तुत कर दिया जा रहा है या कर दिया गया। और बताइए, एक न्याय की मूल व्यवस्था को स्थापित करने में भी इतना साहस दिखाना पड़ता है। यह विधेयक सिर्फ कानूनी नहीं, यह एक प्रयास है संविधान और समाज को बचाने का। यह बताता है कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं है, उन्हें अधिकार चाहिए, उन्हें शिक्षा, रोजगार, न्याय की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए, न कि मजहब के नाम पर अलग करके उन्हें राजनीति का ईंधन बनाया जाना चाहिए। उन्हें मुसलमान भी बाकी सबकी भांति देश की बराबरी के नागरिक हैं। उनके लिए वही कानून, वही नियम, वही अधिकार होने चाहिए जो हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य सबके लिए हैं। यह विधेयक बताता है कि अल्पसंख्यक संरक्षण और तुष्टीकरण में फ़र्क होता है। संरक्षण वह होता है जो सबके साथ न्याय करे, तुष्टीकरण वह है जो संविधान के सिद्धांतों को दरकिनार कर एक खास वर्ग को विशेषाधिकार देना। मुस्लिम समुदाय के साथ दोहरी राजनीति का खेल कब बंद होगा? यह तुष्टीकरण बनाम सशक्तिकरण का प्रश्न है। उन्हें समानता के बजाय जैसे भी लामबंद करके राजनीति पूरे समुदाय को मुख्य धारा में समाहित करने के बजाय कट्टरता की घुट्टी पिलाकर अलग थलग ही करती है। विचार करने की बात यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक क्यों एक क्रांतिकारी कदम है। किसी संपत्ति का वक्फ का दावा अब पारदर्शी प्रक्रिया से ही संभव होगा। किसी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का पूरा अवसर मिलेगा। आज भारत पर उस चौराहे पर है जिसके लिए एक और वह राजनीति है जो मजहब के नाम पर विशेषाधिकार बांटकर वोट बटोरना चाहती है। दूसरी ओर वह संविधान है जो आपको सबको साथ लेकर चलता है। एक भारत
एक न्याय की बात करता है। इसलिए वक्फ संशोधन विधेयक हम उस संविधान के साथ खड़े होने का एक ऐतिहासिक मौका है। हम कहें ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब नागरिक समान, ना कोई विशेषाधिकार ना कोई भेदभाव, केवल न्याय, यही हमारा धर्म है, यही भारत है। इस अधिनियम को जब ये कानून बनने की प्रक्रिया में था तो 12 घंटे से भी ज़्यादा आधी रात तक हमारी संसद ने बैठकर चर्चा की और बहुत विस्तृत चर्चा की। और यदि आप जाएं, मैं तो कहूँगा कि उन चर्चा के उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें जिसमें कई सारे तथ्यों को समाहित करके वहाँ पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। एक गहन मंथन के बाद ये विधेयक भारतीय संसद से पास हुआ। भारतीय राजनीति, भारतीय शासन व्यवस्था, जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का एक उत्तम उदाहरण उस समय इस विधेयक को पास करते समय वो दिखा और ये विधेयक पास हुआ। इस विधेयक में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई, क्योंकि ये कमियां थी, इन कमियों का फ़ायदा किसी भी समुदाय को एक बृहद परिप्रेक्ष्य में नहीं मिल सकता था। इसका फ़ायदा केवल जो गुंडे या फिर इस तरीके के व्यक्ति हैं, केवल वही उठा पाते थे। अब उन्हें जवाबदेह बनना पड़ेगा। ये उसी समुदाय के उत्थान के लिए आवश्यक था। अभी जैसे जैसे ये संविधान लागू होगा तो जो इसकी विसंगतियाँ थी वो दूर होंगी और ये अपना पूरा भारत एक रस हो सकेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और इसी के साथ किसी और अंक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।